वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह हमारी पॉलिटी की सीरीज़ है और पॉलिटी की सीरीज़ में मैं लगातार एवरीडे जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसका जो डाटा है वो काफ़ी अच्छा है और इसका रिस्पॉन्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिया है ना। तो बिना समय ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो ये हमारा जो पॉलिटी का थर्ड लेक्चर है, पार्ट 3 है ना। आपके जो नोट्स हैं उसमें आप इसको मेंशन कर लेंगे, पार्ट 3 है। और हो सकता है कभी ये जो नंबरिंग है वो मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मुझे दिन में 3 से 4 सीरीज़ को कंप्लीट करना होता है और ये 3 से 4 सीरीज़ में हर एक के जो पार्ट हैं वो एवरीडे आते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्सअप हो सकता है ना। एक हमारी एथिक्स की सीरीज़ चल रही है ना। एथिक्स की सीरीज़ सारी प्राइवेट है, लेकिन वीडियो में रोज़ डालता हूँ। अगर आपको परचेस करना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये 9165486251। ठीक है। एथिक्स की सीरीज़ भी चल रही है और इसके साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही है। मेंस आंसर राइटिंग में मैं आपको एवरीडे 1 या 2 आंसर कराता हूं और ये हमारी पॉलिटी की सीरीज़ है। तो पॉलिटी की सीरीज़ में पिछला जो लेक्चर था संविधान सभा की, उसमें हमने बात कर ली थी। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन तक लगातार बैठक की और इस बैठक में एक डिसीजन निकल के आया कि किस तरीके से संविधान को तैयार करना चाहिए। सामान्य तौर पर बहुत सारी समितियां बनी, समितियों के अलग अलग अध्यक्ष थे, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा दिया था। समितियों में अध्यक्षों ने डिसीजन लिया कि हम अगर खुद का संविधान बनाएंगे तो हो सकता है वो गलत हो सकता है वो भारतीय आवाम को, भारतीय जनता को दिक्कत में डाल दे। हम ऐसा संविधान देखेंगे जो संविधान पहले से ट्राई हुआ है, पहले से चल रहा है, और जिस संविधान में हमें जो सही लगेगा उसको हम कॉपी कर लेंगे, है ना। तो मैंने कल आपको बताया था कि 60 देशों का संविधान पटल पर रखा गया, जिसका क्लासिफिकेशन BN राव के द्वारा किया गया। और जब क्लासिफिकेशन हो गया तो वही संविधान जो है वो हमारा संविधान कंप्लीट हो गया और संविधान बनके लागू हो गया। और संविधान कब लागू हुआ था मैंने आपको बताया था, 26 नवंबर को संविधान बना था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बना था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, है ना। दोनों डेट अलग अलग हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी में अंतिम बैठक, 25 जनवरी में ट्रायल किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया। ठीक है। इसके साथ में 2-3 चीजें और हुई। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संविधान जो है वो किसने तैयार किया, तो हमेशा आपको लगाना है भीमराव अंबेडकर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संविधान को किसने लिखा है, केवल राइटिंग का काम किसने किया है, केवल लेखन का काम किसने किया है, केवल राइटिंग का काम किसने किया है, ठीक है, तो आपको क्या नाम लगाना है, क्या नाम लिखना है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये पूरा नाम है उनका, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा है। क्योंकि इनकी जो राइटिंग है वो काफ़ी अच्छी आती थी, बहुत शानदार तरीके से लिखते थे। इनकी जो राइटिंग का इन्होंने रीज़न बताया वो इन्होंने ये लिखने का तरीका दादाजी से सीखा था। और जब इनसे कहा गया कि तुम संविधान लिखने के कितने पैसे लोगे, तो इन्होंने कहा कि अगर आप पैसे की बात करेंगे तो मैं संविधान नहीं लिखूंगा। इन्हें मना कर दिया। इन्होंने कहा मैं संविधान एक ही शर्त पर लिखूंगा, जब आप संविधान का मुझे कोई भी कॉस्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये देश के लिए है, ये गर्व की बात है कि मैं भारत के संविधान को लिखने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है। इनके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम था नंदलाल बोस। तो श्री नंदलाल बोस के द्वारा संविधान को सजाया गया, है ना, बढ़िया कलर्ड पेंटिंग वगैरह की गई, है ना, और वो पुस्तक को तैयार करके रख दिया गया। तो ये 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं, है ना, लेखन सजाना और बनाना भीमराव अंबेडकर। जब संविधान बना तो राष्ट्रध्वज को हमने अपनाया, है ना। राष्ट्रध्वज जो है तिरंगा झंडा, है ना, तिरंगा झंडा जो है इसमें 3 कलर हैं, केसरिया, सफेद और हरा। ठीक है। केसरिया, सफेद और हरा, ये 3 रंग हैं। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें पहले आज जहां अशोक चक्र है, पहले यहां पर चरखा हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था, चरखा। गांधी जी का जो चरखा है वो इस पर अंकित था, लेकिन उस चरखे को हटाकर फिर इस पर क्या अंकित किया गया, अशोक चक्र।
अब कई बार पूछा जाता है कि अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, तो अशोक स्तंभ से लिया गया है ना। जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से आपने देखा होगा नोट्स पर बना होता है इस तरीके से, उसमें शेर वगैरह होते हैं और उसके नीचे एक गोल चक्र होता है ना, तो वो अशोक चक्र से लिया गया है, अशोक स्तंभ से अशोक चक्र लिया गया है। कभी आपसे पूछा जाए कि अशोक चक्र तिरंगे झंडे में किस कलर का है, तो लगता हमें ब्लैक है, काला, लेकिन है किस रंग का, नीले रंग का, है ना। कभी आपसे पूछा जाए कि अशोक चक्र किस रंग का है, तो नीले रंग का है ना। ब्लैक रंग का नहीं है, ब्लैक दिखता है, नीले रंग का होता है और उसमें कितनी तीलियां होती हैं, तो 24 तीलियां होती हैं, जो स्टिक होती हैं इस तरीके से, वो 24 होती हैं, जो कि दिन भर के 24 घंटों को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब समय अवधि को रिप्रेजेंट करती हैं। यहां तक बात क्लियर है। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो तिरंगा झंडा है ये किसने तैयार किया, तिरंगा झंडा किसने तैयार किया, तो तिरंगा झंडा किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया। किसने याद किया था, किसने निर्मित किया था, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, वेंकैया नायडू नहीं, वेंकैया नायडू से आप याद रख सकते हैं। पिंगली वेंकैया वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे राष्ट्र ध्वज को सबसे पहले तैयार किया था, और इसका जो अनुपात है वो 3:2 है, 2:3 नहीं, 3:2 है ना। ऑप्शन में अगर 2:3 आता है तो आपको ये नहीं लगाना, आपको लगाना है 3:2। तो 3:2 के अनुपात में हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज है। और इसको कब स्वीकृति दी गई थी, 22 जुलाई 1947 को, है ना, जब हमारा देश आजाद हुआ था। हमारा देश आजाद होने से पहले 22 जुलाई को इसे हमने स्वीकृति दे दी थी राष्ट्र ध्वज को, है ना। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने तिरंगा झंडा सबसे पहले फहराया, तिरंगा झंडा तो बन चुका था लेकिन फहराने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था भीकाजी कामा। क्या नाम था, भीकाजी कामा के द्वारा सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, और भारत में नहीं बल्कि जर्मनी में फहराया गया था। ये एक बहुत अद्भुत बात है ना। तो जर्मनी में फहराया गया, ठीक है। अशोक चक्र हमने कहां से लिया है, अशोक स्तंभ से लिया है, और अशोक चक्र को राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अशोक चक्र को क्या माना जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। पहले राष्ट्रीय चिन्ह नहीं माना जाता था, लेकिन कब माना जाने लगा, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और राष्ट्रीय चिन्ह हमने अशोक चक्र को डिफाइन कर दिया, ठीक है। बात क्लियर है। अब कुछ हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो है इसको कब अपनाया, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक ही दिन अपना लिया था, है ना। इन्हें तैयार तो बहुत पहले कर दिया था, बहुत पहले राष्ट्रगान राष्ट्रगीत तैयार हो गए थे, लेकिन इसे अपनाया कब था भारतीय संविधान के आधार पर, तो ये अपनाया था संविधान की जब अंतिम बैठक हुई थी, संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई थी, और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और उसी दिन हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपना लिया। 25 जनवरी खाली डेट थी, है ना, और 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया। कुछ हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर बात कर लेते हैं, है ना। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रगीत सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया, तो राष्ट्रगीत जो है वो सबसे पहले, राष्ट्रगीत तो पता है ना, वंदे मातरम। राष्ट्रगीत क्या है, हमारा नेशनल जो सॉन्ग है वो क्या है, वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम को सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था 1896 में। 1896 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और उसी कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में इसको प्रस्तुत किया गया था। और इसके जो कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में 1896 में इसको प्रस्तुत किया गया, और उस बुक का नाम था आनंद मठ। आनंद मठ जो बुक है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है, जिन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। तो आनंद मठ में इसकी सारी बातें लिखी गई हैं, और आनंद मठ में इसको और पहले तैयार कर दिया था। मतलब ये है कि आनंद मठ की जो प्रस्तुति है वो 1882 में हो चुकी थी। 1882 में आनंद मठ में ये प्रस्तुत हो चुका था, लेकिन 1896 में पहली बार हमने इसको मतलब कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत किया, और 24 जनवरी 1950 को इसको हमने अपना लिया। बात क्लियर है, ठीक है। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है, तो फिक्स समय निर्धारित नहीं है। राष्ट्रगान का केवल समय है 52 सेकेंड, लेकिन फिर भी अगर कभी हो सकता है क्वेश्चन बन ही जाए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला का है कि आजकल कुछ भी क्वेश्चन बना रहा है, तो हो सकता है कभी राष्ट्रगीत पर भी वो समय अवधि दे दे, तो आपको समय अवधि 65 सेकेंड टिक करना है,
अगर 65 सेकंड के लगभग कोई ऑप्शन हो, 64 हो, 63 हो, है ना, 60 हो, तो वो आपको टिक कर देना है। एक्चुअल इसका कोई समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया 65 सेकंड की जगह 1 मिनट 5 सेकंड भी लिखा आ सकता है। क्लियर है? तो 65 सेकंड इसमें समय लगता है। यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है, यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कभी आपसे पूछा जाए, क्योंकि देखो जो सॉन्ग है, जो गाना है, उसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले बोल होता है, बोल लिखने वाला, जिसे इंग्लिश में लिरिक्स कहा जाता है। एक म्यूजिक देने वाला होता है, जिसे हम संगीतज्ञ कहते हैं, म्यूजिक देने वाला होता है। और एक होता है गाने वाला, जिसे हम सिंगर कहते हैं। ठीक है? तो गाने वाला सिंगर होता है, जैसे गाने वाला सिंगर अभी देखे हैं हाल फिलहाल में अरिजीत सिंह हैं, जो गाते हैं। म्यूजिक तैयार करने वाला जैसे व्यक्ति की हम बात करें तो अभी वर्तमान में जो सबसे फेमस है, क्या नाम है उनका, अभी अच्छा नाम है, सरगम के सुल्तान, क्या कहते हैं उनको, सरगम के सुल्तान AR रहमान। AR रहमान म्यूजिक बनाते हैं, हिमेश रेशमिया भी म्यूजिक बनाता है। और जो बोल हैं वो बहुत सारे व्यक्ति लिख देते हैं। अमिताभ भट्टाचार्य करके अभी काफी फेमस है बोल लिखने में। तो इसके जो बोल है, मतलब शब्द हैं, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखे थे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये लिखित है। संगीत की अगर आपसे पूछे म्यूजिक किसने दिया था, तो राष्ट्रगीत का जो म्यूजिक है वो दिया था यदुनाथ भट्टाचार्य ने। यदुनाथ भट्टाचार्य के द्वारा राष्ट्रगीत का म्यूजिक दिया गया था। और जो इसके बोल हैं, जो इसके बोल तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिए थे। अब इसका क्या बचा, इसको गाने वाला, है ना, इसको गाने वाला, इसको जो गाने वाला सिंगर था उसका नाम था भवानंद सन्यासी। क्या नाम था? भवानंद। यहां मैं लिख देता हूं, भवानंद, है ना, भवानंद सन्यासी के द्वारा इसको गाया गया था। ठीक है? इसको क्या किया था? गाया गया था, इसको गाया गया था, है ना। तो तीनों चीजें अलग अलग हैं। गाया किसने था? भवानंद सन्यासी ने। लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। म्यूजिक किसने दिया था? यदुनाथ भट्टाचार्य ने। समय अवधि 65 सेकंड है। अपनाया कब गया था? 24 जनवरी को। ठीक है? कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका राष्ट्रगीत है, इसको अंग्रेजी में अनुवादन किसने किया, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन किसने किया? तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाले व्यक्ति का नाम है, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, नरेश चंद्र सेन गुप्त। बहुत बड़ा नाम है, नरेश चंद्र सेन गुप्त। नरेश चंद्र सेन गुप्त द्वारा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था। और कभी आपसे पूछा जा सकता है कि गद्य और पद्य, गद्य मतलब होता है कहानी और पद्य मतलब होता है कविता। तो कहानी और कविता दोनों प्रकार से इसको किसने डिफाइन किया है? तो अरविंद घोष ने। किसने? अरविंद घोष के द्वारा, है ना। तो कुछ ही बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बताई। कुछ राष्ट्रगान की बात कर लेते हैं। राष्ट्रगान जो है वो हमारे भारत का राष्ट्रगान जो है वो हमारे भारत का नेशनल एंथम है। और इसकी जो अवधि है वो 52 सेकंड है। इसकी अवधि कितनी है? 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन फंसाने के लिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसको गाने का संक्षिप्त समय क्या है, इसको गाने का संक्षिप्त समय क्या है। और पहला ऑप्शन 52 सेकंड रहेगा और बच्चे 52 लगा के आ जाते हैं, है ना। तो जैसे ही संक्षिप्त लिखा रहे तब आपको क्या टिक करना है? 20 सेकंड। अब ये संक्षिप्त क्या होता है? संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट में, है ना। कहते हैं ना संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, शॉर्ट नोट लिखिए। तो शॉर्ट में से कितने सेकंड में गाया जाता है? 20 सेकंड में। फुल से कितने समय में? 52 सेकंड में। अब आप सोच रहे होंगे ये शॉर्ट है फुल क्या है? फुल तो आप जानते हैं जो गाते रहते हैं स्कूल वगैरह में। शॉर्ट में कुछ नहीं है, एक शुरू का पद एक लास्ट का पद गा के खत्म कर दिया जाता है। अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, जैसे आपने देखा होगा राष्ट्रगान वगैरह ये जो हैं ये जवान लोग बहुत मानते हैं, जो आर्मी मैन हैं वो लोग इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है? देश है, देशभक्ति है, राष्ट्रगान है, तिरंगा है, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होता है फौजियों के लिए। लेकिन कभी युद्ध की स्थिति है, सामने युद्ध का जो आपका दुश्मन है वो खड़ा हुआ है और फिर भी राष्ट्रगान गाना है, तो युद्ध की स्थिति में आप 20 सेकंड में शॉर्ट में गा के खत्म कर सकते हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 में गाया गया। कलकत्ता का अधिवेशन था एक, कलकत्ता का शायद जहां तक 12वां अधिवेशन था, हाँ 12वां अधिवेशन था कलकत्ता का। उसमें 1911 में 1911 में इसको सबसे पहले गाया गया। और गाने के बाद जो उसके अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन के, उनका नाम था पंडित बिशन नारायण धर। तो पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में इस कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया गया। इसको भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया।
है ना। कभी आपसे पूछा जाए कि इसको लिखा किसने है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्हें हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं, है ना। गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हैं, और गुरुदेव ने ही इसकी सारी चीजें की हैं, बोल भी, गाया भी, सिंगर भी, सब कुछ यही है। इसमें कोई अलग से व्यक्ति आपको याद नहीं करना, है ना। 52 सेकंड और 20 सेकंड आपको याद रखना है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आया है, राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आया है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बेसिकली मैं दे सकता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूं। आपको बताना है कि राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आया है। कुछ लोग राष्ट्रगान देखेंगे और उसमें जय शब्द को काउंट करेंगे, और कुछ लोग ऐसे हो रहेंगे कि जो देख लेंगे, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो सबकी विचारधारा है। तो जय शब्द आप बताएंगे, और जय शब्द कितनी बार आया है, और आप हाँ बस यही बता देना, बाकी पद मैं बता देता हूं, है ना। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रगान में कितने पद हैं, तो राष्ट्रगान में 5 पद हैं। कितने पद हैं? 5 पद हैं। जो पैरा होता है वो पद कहलाता है, तो 5 पद हैं। कभी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि राष्ट्रगान को जब प्रस्तुत किया तो इसे किस टाइटल से प्रस्तुत किया गया था। पहले इसका जो टाइटल है वो जनगण मन नहीं था, पहले इसका टाइटल क्या था, या इसका शीर्षक, हिंदी में क्या कहेंगे, शीर्षक। तो इसे किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत हाईलाइट करके लिखना है। इसे बहुत सारे लोग नहीं जानते। भाग्य विधाता, है ना, आता है ना, भारत भाग्य विधाता, है ना। तो केवल और केवल जो इसका शीर्षक पहले क्या था, भाग्य विधाता, उसके बाद इसका शीर्षक बदल दिया, अब शीर्षक है जनगण मन। तो सबसे पहले इसे भारत भाग्य विधाता के शीर्षक से प्रस्तुत किया गया था। और तत्वबोधिनी पत्रिका, उस पत्रिका का क्या नाम है, तत्वबोधिनी, है ना। तो एक पत्रिका थी तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका का जो प्रकाशन है वो 1912 में हुआ था। 1911 में इसको गाया गया, 12 में तत्वबोधिनी पत्रिका आई, उसमें इसका शीर्षक था भाग्य विधाता। और इस तरीके से राष्ट्रगान की बात हमने कर ली। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को संविधान में जोड़ दिया गया, संविधान को थोड़ा सा सशक्त बनाया गया, है ना। लेकिन ये 1947 की बात है। 1947 से 1948 और 1950 2 साल तक और संविधान में काम चला, और कुछ नहीं चला। कुल मिलाकर विदेश गए, विदेश के संविधान को देखा, पढ़ा, समझा, और जो अच्छा लगा सो उसको कॉपी कर दिया। बात क्लियर है। तो 60 देशों का जो संविधान है वो पटल पर रखा। अब सबसे अहम क्वेश्चन इसी से आता है कि किस देश से हमने क्या लिया है, किस देश से हमने क्या लिया है। संविधान तो हमारा लागू हो चुका है, बस हमको थोड़ा सा एक ही आज का जो टॉपिक है वो बस यही है कि किस देश से हमने क्या लिया है। तो मैं कुछ देश बताऊंगा, और उन देशों से जो लिया है वो मैं आपको बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक लिखा दूंगा, और इससे वनडे एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे बहुत बार क्वेश्चन बनता है। सीधा आ जाता है कि आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया, एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति कहाँ से ली, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया, आपातकाल शक्ति कहाँ से ली, ठीक है, विधि की शक्ति कहाँ से ली, संसद प्रक्रिया कहाँ से ली। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें संविधान में हैं। जिन लोगों ने संविधान पढ़ा है वो इन चीजों को जानते हैं। जो लोग नहीं जानते तो आगे जब आप क्रम से पढ़ेंगे तो सारी चीजों को भली भांति समझ जाएंगे, क्योंकि जितने भी टर्म के मैं नाम यहाँ लूंगा उनको मैं सेपरेट पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है। जैसे संसद सेपरेट वीडियो आएगा, राष्ट्रपति सेपरेट वीडियो आएगा 1 घंटे का, उसमें पूरा राष्ट्रपति क्लियर हो जाएगा। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, मंत्रिमंडल, कैबिनेट, उपमंत्री, राज्य मंत्री, सबका सेपरेट वीडियो आएगा, और कुछ नहीं बचेगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको कंटिन्यू बने रहना है और नोट्स बनाते चलना है। जो व्यक्ति जितने अच्छे से नोट्स बनाएगा वो उतने अच्छे से सफल हो जाएगा, और उतना अच्छा डाटा उसका तैयार होगा। क्योंकि आजकल क्वेश्चन इतने घुमा के दिए जाते हैं कि कोई कितना ही पढ़ने वाला हो वो फंस जाता है। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी एग्जाम में फंसे ना। तो बात क्लियर है। तो अब आपने इतना डाटा जो मैंने अभी बताया, इस डाटा को आपको इंक्लूड कर लेना है कल के डाटा में, है ना। कल मैंने 26 जनवरी से संविधान लागू कर दिया था, उसमें मैंने कुछ बातें बताई थी, कुछ हमारे फैक्ट चल रहे थे। तो उन फैक्टों के लास्ट में ये सारे फैक्ट, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, ये सब आपको वहां पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अब आपकी नई हेडिंग पड़ेगी ये वाली, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत।
फॉरेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विदेश से क्या क्या हमने लिया है ना। तो भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, है ना, या सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको हम एक एक करके यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे नंबर 1 डालिए ब्रिटेन, है ना, क्योंकि ब्रिटेन के हम गुलाम थे, है ना। कुछ लोग थोड़ा सा इसको नेगेटिव ले लेते हैं कि यार अंग्रेजों ने ही हमको गुलाम बना लिया और अंग्रेजों की ही नीतियों को हमने कॉपी कर लिया। तो ये कुछ हद तक ठीक नहीं है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही है। देखो, उनने तुम्हें गुलाम क्यों बनाया और कैसे बनाया? उनने तुम्हें गुलाम क्यों बनाया? तुम्हें अगर गुलाम बना लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप श्रेष्ठ हैं। इसका मतलब ये है कि वो श्रेष्ठ हैं और आप मूर्ख हैं जो गुलाम बन गए। अगर आप में भी बुद्धिमत्ता होती, क्षमता होती, साहस होता, पढ़े लिखे होते, शिक्षित होते, तो क्या गुलाम हो जाते? आज तो गुलाम करके बताए कोई, चीन गुलाम करके बता दे हमको, उत्तर कोरिया गुलाम करके बता दे, या फिर ब्रिटेन ही गुलाम करके बता दे, पैर नहीं रख सकता आज के समय में। ब्रिटेन का एक व्यक्ति बता दो, अगर गांव शहर कहीं दिख जाए आपको, कहीं कोई एकाध होगा, ब्रिटेन का कोई व्यक्ति भारत में आपको नहीं दिखेगा। एंग्लो इंडियन जरूर आपका रिजर्वेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई होता होगा। कभी न्यूज में, समाचारों में, कॉन्फ्रेंस में, सभाओं में कहीं कोई एंग्लो इंडियन नहीं दिखता मुझे। मतलब ब्रिटेन का नामो निशान मिटा दिया हमने। तो शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो उनकी चीजें हमने ली हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर वो सही हैं तो, क्योंकि उनकी नीतियां, उनका संविधान, उनकी शिक्षा बहुत पहले से डेवलप्ड है। अभी मैंने आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था। कब बन गई थी? जब भारत में मुगल वंश चल रहा था, तुर्की वंश चल रहा था, यामनी वंश चल रहा था। बात समझ में आ रही है? तो हम पहले से अशिक्षित रहे हैं, रूढ़िवादिताओं से ग्रसित रहे हैं। रूढ़िवादिताएं, दास प्रथा, सती प्रथा, है ना, ब्राह्मणी जो रहते थे, है ना, कर्मकांड, वेद, उपनिषद, इन्हीं सब चीजों के ज्ञान में हम लगे रहते थे। मैं ये नहीं कहता कि इनका ज्ञान खराब है या गलत है, सही होगा, लेकिन वर्तमान में जो संविधान है उसके परिप्रेक्ष्य से आप अगर देखेंगे तो यही नीति सही मानी जाती है। तो हमने देखा कि भाई ब्रिटेन के पास बहुत ही गजब की क्वालिटी है, सारी नीतियां उनकी बहुत सही हैं, इसी कारण वो सारे विश्व को गुलाम बना पाए। तो उन्हीं की नीतियों को अगर हम कॉपी कर लेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं विद्वान हो जाएंगे और हमें कोई देश गुलाम नहीं बना पाएगा। इसलिए ब्रिटेन की हमने बहुत सारी चीजों को लिया। तो सबसे पहले हेडिंग डाला ब्रिटेन। ब्रिटेन को इंग्लैंड कहा जाता है, यूके भी कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, यूके भी कह सकते हैं, है ना, इसमें वेल्स वगैरह आता है, और इंग्लैंड भी इसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले हमने ली संसदीय शासन प्रणाली। क्या लिया हमने? संसदीय शासन प्रणाली। थोड़े से वर्ड आज मैंने बड़े कर दिए हैं, फॉन्ट साइज। वैसे तो इसका कोई उद्देश्य नहीं होता कि आपको ये विजिबल हो, क्योंकि ये सब तो पुस्तकों में भी लिखा हुआ है। ये सब कुछ लोग कहते हैं कमेंट में कि सर ये दिखता नहीं है, आप इतना छोटा क्यों लिखते हैं? भाई साहब, यहाँ लिखने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको ये दिखे। ये सब जो लिखा है ये तो पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, पुस्तक से भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ केवल आपको, केवल मैं जो बोल रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करके आपको ये सारी चीजें समझना है कि आखिर कैसी क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? संसदीय शासन प्रणाली। वैसे आज दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, 480 पे देखेंगे तो दिखेगा। संसदीय शासन प्रणाली ली हमने कहाँ से? ब्रिटेन से। संसद की जो भी प्रोसेस होती है वो कहाँ से ली? ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था, चुनाव में जीत उसी की होगी जो सर्वाधिक मत ले लेगा। ये देखो, जिन लोगों ने भी पुराने वीडियो नहीं देखे वो डेली टारगेट बनाएं 2 से 3 वीडियो का या 5 वीडियो का, और लगातार देखते रहें। लगातार देखते रहेंगे, बहुत सारा डाटा आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया कि चुनाव में जिसके वोट सबसे ज्यादा होंगे वही जीत जाएगा, और ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। हम वोट देते हैं, जिसके सबसे ज्यादा वोट होते हैं वही जीत जाता है। तो ये कौन सी प्रणाली है? ये मैंने बताया है। एक दूसरी प्रणाली भी होती है चुनाव की, ये भी मैंने आपको बताया है, सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम। तो सारी चीजों को आपको, चुनाव वाला एक वीडियो डाला है वो आपको देख लेना है। तो ये भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है कि जिसके सबसे ज्यादा वोट वही जीत जाएगा। मंत्रिमंडल की प्रणाली, मंत्रिमंडल कैसे होंगे? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप। भारत है तो आप भारतीय रहेंगे, है ना। कश्मीर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, अब तो खैर वो भी खत्म हो चुका है। कश्मीर में कश्मीर की नागरिकता अलग, भारत की नागरिकता अलग। जैसे यूएसए में होता है, यूएसए में यूएस की नागरिकता अलग और वहां के राज्य की नागरिकता अलग होती है ना, दोहरा शासन है। तो यहाँ पर सिंगल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। परमादेश लेख,
परमादेश लेख का मतलब होता है कि परमादेश का मतलब हो, देखो आदेश और परमादेश, परमादेश के ऊपर वीडियो आएगा, आगे आएगा, लेकिन फिर भी समझ लो। इसका जो निर्देश है ये कोर्ट द्वारा दिया जाता है, न्यायालय द्वारा दिया जाता है। जब कोई सरकारी कर्मचारी, किसी भी विभाग का सरकारी कर्मचारी अपना जो काम है, चाहे वो कलेक्टर हो, डिप्टी कलेक्टर हो, डीसी हो, जेलर हो, डीएसपी हो, डीजीपी हो, है ना, नायब तहसीलदार हो, तहसीलदार हो, आरआई हो, पटवारी हो, वन रक्षक हो, एफओ हो, फॉरेस्ट ऑफिसर हो, है ना, एसपी हो, डीएसपी हो, एसीपी हो, डीआईजी हो, एसपी हो, एसएसपी हो, कांस्टेबल हो, टीआई हो, कोई भी हो, जितनी भी पोस्टें हैं गवर्नमेंट, उसमें अगर कोई व्यक्ति अपना काम सही से नहीं करता और ऐसा न्यायालय को पता चल जाए, तब वह परमादेश लेख जारी करता है और उसमें लिखा रहता है कि आपको अपने दायित्व पूर्ण तरीके से सही से करने होंगे, नहीं तो आप सस्पेंड हो जाओगे, है ना। वैसे तो सामान्य तौर पर नहीं करते, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो ये परमादेश लेख हमने वहीं से लिया है। विधि का शासन मतलब कानून कैसा होगा, कानून एवं विधि बनाने का तरीका, कानून कैसे बनेगा, विधि कैसे बनेगी, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति पर, राष्ट्रपति की स्थिति का जो पद है वो राजा के समान है, ये भी हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया है। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे भारत में जो संसद है वो 3 भागों में बटी है। संसद 3 भागों में बटी है। बहुत सारे लोग 2 भाग समझते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 3 भाग हैं संसद के। संसद के 3 भाग हैं, एक है राष्ट्रपति, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। सामान्य तौर पर लोकसभा और राज्यसभा को हम जानते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी इसी का हिस्सा होता है। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो जो राष्ट्रपति है ये सबसे ऊपर है, नाम मात्र का शासक है। तो यही सिस्टम सेम ब्रिटेन में भी है। लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है, और ऊपर जो होता है वो राजा होता है, किंग होता है या रानी होती है। तो राजा राष्ट्रपति के समान है, हाउस ऑफ कॉमन लोकसभा के समान है, हाउस ऑफ लॉर्ड राज्यसभा के समान है। तो ये सीधा सा सिस्टम है, सेम हमने कॉपी कर लिया। तो जो राजा का पद है वो राष्ट्रपति के पद के समान होता था, अब तो अभी भी है, लेकिन अब उतना ज्यादा प्रभावी नहीं है। जैसे हमारे राष्ट्रपति प्रभावी नहीं है, वैसा राजा वहां प्रभावी नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालें अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान संशोधन का मतलब संविधान में अगर हमें कहीं त्रुटि लगती है तो बिल पेश करके हम उसको सही कर सकते हैं, है ना। जैसे कश्मीर का हमें मुद्दा गड़बड़ लग रहा था, कश्मीर का बिल आया, बिल पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में कानून बन गया। 3 तलाक बिल आया, राज्यसभा में पास, लोकसभा में पास, राष्ट्रपति ने साइन किए, बिल बन गया, संशोधन हो गया। तो संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है वो हमने अफ्रीका से ली, दक्षिण अफ्रीका से ली। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन, राज्यसभा में जो सदस्य हैं मतलब सांसद हैं, उनके निर्वाचन की प्रक्रिया भी हमने कहां से ली? अफ्रीका से ली। नेक्स्ट हेडिंग डाला फ्रांस। जल्दी तो नहीं हो रहा, जल्दी हो तो जो समस्या हो, जल्दी बोलता हूं, धीरे बोलता हूं, समझ में नहीं आता, कमेंट में लिखें। कमेंट में लिखेंगे, निश्चित तौर पर आपका निराकरण दूसरे दिन हो जाएगा। एक बार एक कमेंट आया था कि मैंने मध्य प्रदेश के जलप्रपात पढ़ाए थे और जलप्रपात मैंने सारे एक बार में पढ़ा दिए थे, और इतने जलप्रपात थे कि शायद किसी बुक में ना मिले आपको। सारे जलप्रपातों को जब एक साथ पढ़ाया तो एक व्यक्ति का कमेंट आया कि सर ऐसे समझ में नहीं आया, मैप से समझाइए। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो एक वीडियो मैंने पूरा वैसा दे दिया और दूसरा वीडियो एक और बना दिया जलप्रपात पर, जिसमें सारे जलप्रपातों को मैंने मैप में समझा दिया, है ना। तो एक ही लेक्चर के, एक ही टॉपिक के मैंने 2 वीडियो बना दिए, सोचिए। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को कहीं अगर समस्या आती है तो उसका निराकरण कोई और नहीं बल्कि मैं ही कर सकता हूं, और मेरा वो दायित्व है, ठीक है। तो आपका दायित्व आप समझें, मेरा दायित्व मैं समझूंगा। नेक्स्ट हेडिंग फ्रांस। गणतंत्र की व्यवस्था, गणतंत्र की व्यवस्था ली है हमने। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जैसे आदर्श। स्वतंत्रता कैसे होगी, समानता कैसे होगी, बंधुत्व मतलब भाईचारा कैसे होगा, ये सब जो आदर्श हैं वो हमने कहां से लिए हैं? ये हमने फ्रांस से लिए हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रूस। रूस या रसिया या सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ था। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया था और 15 देश अलग बन गए थे और रूस अलग बन गया था। तो रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। कर्तव्य सबके सबसे अच्छे बड़े व्यक्ति के होते हैं और सबसे बड़ा देश रूस ही है। जो बड़ा बेटा है वही अच्छे कर्तव्य निभाता है, छोटा बेटा उतना अच्छा नहीं निभा पाता, लेकिन ये वास्तविक नहीं है, बस याद करने के लिए। तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए है। पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना जो आप पढ़ते हैं ना, वीडियो भी है मेरा इकोनॉमी में डला है। पंचवर्षीय योजना का जो वीडियो है वो आप देख लेंगे। पंचवर्षीय योजना सारी मैंने बहुत डिटेल से समझाई है, जितना डिटेल आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो पंचवर्षीय योजना भी हमने रूस से ली है।
आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, कैसे होगा वो सब हमने रूस से लिया है। न्याय संबंधी विधियां, न्याय संबंध में जो कुछ लॉ हैं, कानून है, वो भी हमने रूस से लिए हैं। प्रस्तावना में याद रखना, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की जो हमने बात कही है प्रस्तावना में, वो कहाँ से ली है? रूस से ली है ना, रूस से ली है। एक बात याद रखना, बहुत सारे शब्द ऐसे रहेंगे जो आपको एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा। अब जैसे देखो यहाँ जापान, नेक्स्ट हेडिंग डाला जापान, नेक्स्ट हेडिंग डाला जापान, जापान में डैश करके लिखें कानून शब्द, कानून शब्द कहां से लिया है? जापान से। कानून की प्रक्रिया कहां से ली है? विधि का शासन, कानून बनाने का तरीका कहां से लिया है? ब्रिटेन से। कानून बनाने का तरीका ब्रिटेन से, कानूनी शब्द जापान से, बहुत अंतर है। कॉमा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि मतलब कानून, यहां भी कानून की बात है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आपको बस यही कोटेशन याद रखना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिखी है, जापान टिक कर देना है, ठीक है। संसद की विधि लिखी है, ब्रिटेन टिक कर देना है। बहुत माइनर सा अंतर रहता है और इसमें बच्चे गलती करते हैं। इसको आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोसेस होती है वो एक बार में समझ में आ जाती है, लेकिन इसको बहुत उससे रटना पड़ता है। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, इसको आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये है, इसका ये है, इसमें बस यही है, ठीक है। तो आप इसे 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए या फिर वीडियो देख लें, डाटा आपके पास पर्याप्त रहता ही है। तो डाटा को फालतू चीजों में बर्बाद ना करें, कुछ ऐसा ना देखें जो आपके लिए भविष्य में खतरा बन जाए। कानून शब्द लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग डालें जर्मनी, नेक्स्ट हेडिंग डालना जर्मनी, जर्मनी में डैश करके लिखें आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी, है ना। इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है, 352, 356 और 360 आर्टिकल में ये वर्णित है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल, है ना। राजकीय आपातकाल जिसे आप राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो ये 3 आपातकाल जो हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं, लेकिन वित्त आपातकाल को याद रखना, ये थोड़ा सा दूसरे देश से भी हमने लिया है। तो इसके प्रावधान और उपबंध सारे जर्मनी से लिए हैं, क्योंकि जर्मनी में हिटलर था और आपातकाल लग गया था, ऐसा याद रख लें। नेक्स्ट हेडिंग ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट हेडिंग ऑस्ट्रेलिया, डैश करके लिखें संवर्ती सूची। संवर्ती सूची हमने कहां से ली है? संवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, जिसमें वर्तमान में 52 विषय हैं। अब ये संवर्ती सूची क्या है? संवर्ती सूची उसे कहते हैं जिसमें देखो 3 सूची होती है। केंद्र सूची, केंद्र सूची में जितनी चीजें लिखी हैं उन पर कानून केंद्र बनाएगी, केंद्र सरकार, मोदी सरकार। राज्य सूची, राज्य की जितनी चीजें लिखी हैं उन पर कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार। जैसे दारू है, दारू पर सारी जो कंट्रोल है वो राज्य सरकार का है। रेलवे है, केंद्र का कंट्रोल है, ठीक है। और कुछ संवर्ती सूची में बातें लिखी होती हैं, उन पर दोनों कानून बनाते हैं। जैसे शिक्षा, शिक्षा में केंद्र भी बनाएगा, राज्य भी बनाएगा, तो संवर्ती सूची, ठीक है। आगे आएगा तो मैं सारी चीजें बता दूंगा आपको। संवर्ती सूची हमने ली है। प्रस्तावना की भाषा, देखो प्रस्तावना में शब्द यहां से लिए हैं, प्रस्तावना की केवल भाषा हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा संसद में साथ बैठती हैं, साथ अधिवेशन होता है, ऑस्ट्रेलिया से ले लिया है। केंद्र पर राज्य संबंधी शक्तियां, केंद्र की शक्ति कितनी रहेंगी, राज्य की शक्ति कितनी रहेंगी, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी प्रावधान, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नेक्स्ट हेडिंग डालें कनाडा, नेक्स्ट हेडिंग डालें कनाडा। कनाडा में सबसे पहले लिखें अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। ये कहां से लिया हमने? ये हमने लिया है कनाडा से। अब अवशिष्ट शक्ति क्या होती है? देखो कुछ अन्य विषय जैसे वैज्ञानिक संस्थान है, साइबर क्राइम है, ऐसी बहुत सारी चीजें नई नई निकल के आ रही हैं। तो जो सारी चीजें हैं अलग से, जैसे जो केंद्र सूची में भी नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है और संवर्ती सूची में भी नहीं है, तो वो सब आता है अपशिष्ट में। और अवशिष्ट की जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास ही होती हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली हैं। वर्तमान में अभी अवशिष्ट शक्तियों में 248 चीजें हैं। संघीय शासन, संघीय शासन भी कनाडा से लिया है और सबसे पहले संघीय शासन कनाडा में ही आया था। संघात्मक विशेषताएं, जब संघीय शासन लेंगे तो संघात्मक विशेषताएं भी लेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति, देखो राज्यपाल के सदस्य अलग हैं, राज्यपाल की नियुक्ति अलग है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली है। संघ एवं राज्य के बीच की शक्ति, संघ एवं राज्य के बीच में जो शक्तियां हैं, दोनों का मिक्सचर है, मिक्सअप है, वो कहां से? कनाडा से। संघ एवं राज्य के बीच की शक्ति। नेक्स्ट हेडिंग डालें आयरलैंड, नेक्स्ट हेडिंग डालें आयरलैंड। आयरलैंड, देखो जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं अभी के बाद सुनते जाओ, सुनते जाओ और बढ़िया तरीके से। एक देश का नाम लिखो, उसके नीचे 5 चीजें लिख लो।
आपको मिक्सअप करके नहीं लिखना जैसे यहां लिखा है, आपको एक एक करके लिखना है, एक एक करके इस तरीके से। और हो सके तो आपको इसको ड्राइंग शीट पे लिख लेना है और आपको लगा देना है आपके कमरे में, ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो और कंफ्यूजन ना हो, है ना। एक क्वेश्चन आ जाएगा, वही एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करा देगा। तो थोड़ी सी मेहनत दिखाइए, मेहनत दिखाएंगे आपकी स्टडी ग्रो हो जाएगी और आप भी ग्रो हो जाएंगे और आपका जीवन भी ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालें आयरलैंड। आयरलैंड में पहला फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड में सबसे पहले क्या लिखे हैं, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। कभी आपसे पूछ ले कि आयरलैंड ने कहां से लिए थे, आयरलैंड कहां से लिए, तो आयरलैंड स्पेन से लिए थे, है ना। तो आयरलैंड की जगह कभी स्पेन भी ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन इतना डिटेल में पूछेगा नहीं कभी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, जिसे हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी अगर लिखा है या राष्ट्रपति का निर्वाचन भी लिखा है तो एक ही बात होती है, दोनों को लिख लें जो आप नहीं जानते। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों की नियुक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता है, विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को चुना जाता है। तो विधानसभा में राज्यपाल चुनता है, लोकसभा में राष्ट्रपति चुनता है 2 सदस्यों को, लेकिन लोकसभा के साथ साथ संसद में राज्यसभा जो है, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नियुक्त करता है। 12 सदस्य ये जो हैं ये विभिन्न विषयों से आते हैं, ये एंग्लो इंडियन नहीं होते। एंग्लो इंडियन कहाँ रहेंगे, लोकसभा में। राज्यसभा में 12 सदस्य कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये सब कहने की बातें हैं कि वो विज्ञान से है, कला से है, साहित्य से है, समाज सेवा से है, ये कहने की बात है। सरकार जिसको चाहे उसको ले लेती है। अब आप मुझे ये बताओ इसमें खेल कहाँ है, इसमें खेल कहाँ है, खेल कहीं नहीं है। लेकिन सचिन को भी इससे ही नियुक्त कर लिया था, सचिन तेंदुलकर को तो आप जानते ही हैं। तो सचिन तेंदुलकर जी को जब कांग्रेस सरकार ने नियुक्त किया तो बीजेपी ने विरोध किया। बीजेपी ने कहा कि आपने सचिन को कैसे नियुक्त कर लिया। इनने कहा संविधान के आधार पर। तो फिर कहा गया कि संविधान में तो खेल के बारे में है ही नहीं बात, विज्ञान के बारे में बात है, कला के बारे में बात है, साहित्य के बारे में बात है और समाज सेवा के बारे में बात है। तो लोगों ने क्या कहा कि भाई सचिन तेंदुलकर कलात्मक तरीके से खेलते हैं, है ना। तो खेल से उनको नहीं लिया, हमने उनको कला के आधार पर लिया, क्योंकि खेलने की उनके पास कला है। अब इसमें एक और मेरा जो मत है वो है समाज सेवा। कुछ भी ना हो, समाज सेवा कह दो। किसी भी व्यक्ति, किसी भी निठल्ले नाकारा व्यक्ति को अगर आपको चुनना है तो वो कह सकते हैं कि भाई इसने समाज सेवा की है। उसके यहाँ तो कुछ पैसे दिलवा देंगे किसी भी अनाथ आश्रम को दिखावे के रूप में, या कह देंगे कि इसने इस व्यक्ति का भला किया था, समाज सेवा की थी, ये इस यूनियन का मेंबर है जो कि समाज सेवा करता है, ऐसा कह देंगे। और समाज सेवा आप जानते ही हैं बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। कुछ लोग कह देते हैं कि सोशल मीडिया के आधार पर ये समाज सेवा करता है, यूट्यूब पर वीडियो बना के समाज सेवा करता है ना। तो कुछ भी कहकर समाज सेवा कराई जा सकती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कहने की बातें हैं, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, ठीक है। खेल नहीं है। कभी पूछ ले कि क्या नहीं है तो खेल नहीं है, ये क्वेश्चन की बात है और वास्तविक बात अलग हो जाती है। वास्तविक चीजें जो है समाज में, उनको आपको कभी भी लिंक नहीं करना आपके क्वेश्चनों से। अगर आप वास्तविक समाज को इस सब्जेक्ट में जोड़ेंगे तो आप फंस जाएंगे, आपका दिमाग बौखला जाएगा और आपको चीजें याद नहीं हो पाएंगी, है ना। आपका दिमाग यहीं लगा रहेगा, अरे यार खेल नहीं है, सचिन को ले लिया, सचिन मेरा फेवरेट खिलाड़ी है, दूसरे को क्यों ले लिया। ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं सोचना। आपको सोचना कि भाई ये 4 चीजें हैं, मुझे 4 पर क्वेश्चन बनाना है, 4 पर क्वेश्चन आ जाएगा मैं कर दूंगा, 5वीं चीज आएगी मेरे लिए नहीं है, भले ही उससे व्यक्ति आया है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। समाज से अलग हो जाना है आपको जब आपको तैयारी करना है, समाज से आपको ज्यादा मतलब नहीं रखना है। समाज में तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। तो समाज सेवा में मनोनीत कर लेता है 12 सदस्यों को। फिर अंतिम हेडिंग डालें अमेरिका, अंतिम आप हेडिंग डालें अमेरिका, जिसे यूएसए या शॉर्ट में यूएस भी कह देते हैं। राष्ट्रपति का पद ले लिया हमने कहां से, राष्ट्रपति का चुनाव कहां से लिया, आयरलैंड से। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया, इसमें कंफ्यूजन होगा, ड्राइंग शीट बनाए। अमेरिका से राष्ट्रपति का पद लिया, साथ में उपराष्ट्रपति का भी पद ले लिया, है ना। महाभियोग भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट पावर। महाभियोग की जो प्रक्रिया है
इसमें इससे कुछ नहीं किया जाता, इससे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। जैसे कभी लगने लगे कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का विदोहन करने लगा, महाभियोग लाया जाता है, उस पर वोटिंग होती है लोकसभा राज्यसभा में, वोटिंग पास हो जाती है, महाभियोग पत्र पर राष्ट्रपति हट जाता है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी इसी प्रोसेस से हटाया जाता है। वैसे वो वास्तविक प्रोसेस इसी के लिए लागू है। संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान के अलावा कोई भी नियम, कानून, नीति, योजना कुछ भी बनता रहे भारत में, उससे कोई मतलब नहीं है, संविधान ही सर्वोच्च होगा। कहां से लिया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है ना, जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। अभी मैं आपको मौलिक अधिकारों को डिटेल से बताऊंगा जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा, है ना, कि समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब एक और आ गया है निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, प्राइवेसी, न्यायिक पुनर्अवलोकन। न्यायिक पुनर्अवलोकन का मतलब है जुडिशियरी रीऑब्जर्वेशन, है ना। रीऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जैसे न्यायिक प्रकार से कोई भी गलती हो जाती है ना, न्यायिक प्रकार से कोई भी गलती हो जाती है कोर्ट से, वकील से, है ना, तो उसको फिर से चेक किया जा सकता है, दोबारा चेक किया जा सकता है, दोबारा चेक करके दोबारा सजा सुनाई जा सकती है। प्रस्तावना न्यायपालिका स्वतंत्रता, प्रस्तावना भी हमने कहां से ली है? अमेरिका से ली है। प्रस्तावना में शब्द कहां से लिए थे? प्रस्तावना में जो शब्द हैं वो हमने लिए थे कहां से? फ्रांस से। प्रस्तावना में जो शब्द हैं वो हमने कहां से लिए थे? फ्रांस से। प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली थी? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना हमने कहां से ली है? अमेरिका से। बड़ा कंफ्यूजन है, एक एक करके लिखेंगे, दूर दूर बढ़िया हाईलाइट करके कलर्ड पेन से, तभी याद हो पाएगा, नहीं तो आज लगेगा सब याद है, कल जाके सब भूल जाओगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार का मंत्री, विधायक, सांसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बनाएगा। वकील, जज, मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई, चीफ जस्टिस, ये स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, इन पर कोई भी अधिकार किसी भी नेता का नहीं होगा। अगर होता तो आज बहुत बड़ा खतरा बन जाता। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। वित्तीय आपातकाल, देखो आ गया ना, आपातकाल अगर आपसे पूछे तो आपको जर्मनी लगाना है, लेकिन अगर आपसे वित्तीय आपातकाल, केवल वित्तीय आपातकाल पूछे तब आपको अमेरिका लगाना है। बात क्लियर है? फिर अमेरिका ऑप्शन में नहीं रहे तब फिर आपको यही लगा देना है। दोनों कभी ऑप्शन में नहीं रहेंगे, क्योंकि बनाने वाला मूर्ख नहीं होता है, बनाने वाला मूर्ख नहीं होता है। आपका जो विदेशी स्रोत हैं सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक नीचे नोट करके एक लाइन लिख लें, नीचे नोट करके एक लाइन लिख लें। नीचे एक नोट करके लाइन लिख लें कि जो संघीय शासन व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था है, ये सबसे पहले कनाडा के द्वारा अपनाई गई थी। प्रथम बार संघीय शासन जो है वो कनाडा से अपनाया गया था। और भारत की जो संघीय व्यवस्था है, भारत की जो संघीय व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है? तो ये हमारे इसमें कंप्लीट हो चुका है। संघीय जो व्यवस्था है वो हमने कनाडा से ली है, संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। लेकिन कभी स्टेटमेंट के आधार पर, कथन के आधार पर पूछ ले कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है, भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कितने देशों से प्रभावित है? कितने देशों से प्रभावित है? तो 3 देशों से प्रभावित है। पहला है आपका कनाडा, कनाडा से तो हमने ली ही है। साथ में हमारा ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया से भी प्रभावित है, और साथ साथ में यूएसए, अमेरिका से भी प्रभावित है ना। तो 3 देशों से हमारी संघीय व्यवस्था प्रभावित है। अगर ये तीनों स्टेटमेंट के आधार पर आए, 3 देश, फिर दूसरे ऑप्शन में 3 देश, फिर दूसरे ऑप्शन में 3 देश, फिर दूसरे ऑप्शन में 3 देश, तभी लगाना है, नहीं तो आपको कनाडा ही लगाना है। क्लियर है बात? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।